कल्पना कीजिए दो बड़े देश एक ही दशक में आज़ाद हुए, इंडिया और चाइना। एक ने डेमोक्रेसी चुनी, दूसरे ने डिक्टेटरशिप। 70 साल बाद एक बना वर्ल्ड्स फैक्ट्री, दूसरा अब भी डेवलपिंग नेशन। तो क्या इंडिया ने गलती की थी? क्या चाइना का रास्ता सही था? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, कड़वी लेकिन ज़रूरी। 70s। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट में बताइए इंडिया और चाइना में असली फ़र्क क्या है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि ऐसी हकीकत हर बार कोई नहीं दिखाता। चैप्टर 1, दो रास्ते दो सोच। 1947 इंडिया आज़ाद हुआ। 1949 चाइना बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों देश गरीबी से जूझ रहे थे, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और विदेशी लूट का दर्द ताज़ा था। लेकिन यहीं से दो रास्ते बने और ये रास्ते इतिहास में एक गहरा फ़र्क पैदा करेंगे। इंडिया ने चुना डेमोक्रेसी, वोट, बहस, संसद, विविधता। चाइना ने चुना कम्युनिज्म, एक पार्टी, एक नेता और ज़ीरो डिसेंट। क्या फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा। इंडिया में जवाहरलाल नेहरू का सपना था, एक सेक्युलर, इंडस्ट्रियल, डेमोक्रेटिक नेशन का। चाइना में माओ जेडोंग ने कहा, पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। चैप्टर 2, रेवोल्यूशन बनाम नेगोशिएशन। चाइना ने शुरुआत की ब्लडी रेवोल्यूशन से लैंडलॉर्ड्स को मारा, ज़मीन छीनी और राज्य की पकड़ मजबूत की। इंडिया ने नेगोशिएशन की पुरानी रियासतें समझौते से जोड़ी, संविधान बनाया। चाइना में सख्ती से लोगों को यूनिफॉर्म आइडियोलॉजी में ढाला गया। इंडिया में हर किसी को अपनी आइडियोलॉजी चुनने की छूट मिली। पर फ़र्क ये था, चाइना यूनिफाइड हुआ आयरन फिस्ट से, इंडिया फ्रेगमेंटेड रहा, अपनी डाइवर्सिटी में उलझा। चैप्टर 3, इकोनॉमिक मॉडल की पहली भूल। इंडिया ने अर्ली ईयर्स में अपनाया सोशलिस्ट मॉडल, लाइसेंस राज, कोटास, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज और मैसिव ब्यूरोक्रेसी। हर चीज़ पे सरकार का कंट्रोल। चाइना भी शुरू में यही किया लेकिन बहुत जल्दी मिस्टेक्स एक्सेप्ट किए। 1978 आते आते डंग शाओपिंग ने बोल दिया, डजंट मैटर इफ द कैट इज ब्लैक और वाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। यानी इडियोलॉजी छोड़ो, काम जो करे वो करो। इंडिया ने सोशलिज्म छोड़ा 1991 में, जब इकोनॉमी कोलैप्स के कगार पर थी। चाइना ने 1978 में ही शुरू कर दिया था लिबरलाइजेशन। 13 साल का ये गैप ही बना बड़ा फ़र्क। चैप्टर 4, पॉपुलेशन एक ताकत या बोझ। इंडिया और चाइना दोनों के पास मैसिव पॉपुलेशन थी, लेकिन चाइना ने इसे डिसिप्लिन से पावर में बदला। 1980s में चाइना ने शुरू किया वन चाइल्ड पॉलिसी, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, रिसोर्सेज एफिशिएंटली मैनेज किए। इंडिया ने फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स चलाए लेकिन पॉलिटिकल बैकलैश के डर से जोर नहीं डाला। रिजल्ट, चाइना ने पहले अर्बनाइज और एजुकेट किया, फिर इंडस्ट्रियलाइज किया। इंडिया अभी भी रूरल अर्बन डिवाइड में फंसा हुआ है। चैप्टर 5, लीडरशिप स्टाइल का प्रभाव। इंडिया में हर 5 साल में सरकार बदलती रही, पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी टूटी, रिफॉर्म्स अटके। हर नेता ने नया विजन लाने की कोशिश की, कोई नेशनल विजन नहीं बन पाया। चाइना में एक विजन डेकेड्स तक चला, भले अथॉरिटेरियन था लेकिन फोकस था। जब चाइना ने डिसीजन लिया कि हमें वर्ल्ड्स फैक्ट्री बनना है, उन्होंने हर सिस्टम उसी हिसाब से अलाइन किया। इंडिया में डिबेट्स होते रहे, प्राइवेट सेक्टर को कितना सपोर्ट करें, पब्लिक सेक्टर को बचाएं या नहीं, एट्सेट्रा। चैप्टर 6, नतीजे साफ हैं। आज की तारीख में नंबर्स देखिए। चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन, इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन। चाइना का एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंडिया से 7 गुना ज़्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना हर 3 दिन में एक स्काईस्क्रेपर बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग शेयर, चाइना 28%, इंडिया 16%। चाइना ने अपने लोगों को डिसिप्लिन्ड लेबर में बदला। इंडिया अब भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, जहां 45% लोग सिर्फ 15% जीडीपी देते हैं। इंडिया ने डेमोक्रेसी चुना, ये ह्यूमन वैल्यू के लिहाज से बेहतर था, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पर शायद चाइना की सख्ती ने उसे आगे निकाल दिया। लेकिन क्या इंडिया अब भी उस गैप को भर सकता है? पार्ट 2 में हम बात करेंगे माइंडसेट, डिसिप्लिन और लीडरशिप गैप की, वो अंदरूनी बातें जो इंडिया को खींचती रहीं पीछे और चाइना को बनाती गईं ग्लोबल पावर। 1, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई और गहराई से सामने आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, इंडिया में असली कमी क्या है, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पार्ट 2 और भी ज़्यादा रॉ और रिवीलिंग होगा। एक सवाल जिसने भारत के हर नागरिक को कभी ना कभी अंदर से झकझोरा है, हम क्यों पीछे रह गए? चाइना हमसे बाद में उठा लेकिन हमसे आगे निकल गया, जीडीपी में, एक्सपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में और यहाँ तक कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भी। लेकिन इसका जवाब सिर्फ पॉलिसीज़ में नहीं, माइंडसेट में है, सिस्टम की डिज़ाइन में नहीं, सोसाइटी की सोच में है। और सबसे बड़ा अंतर पैदा किया डिसिप्लिन और लीडरशिप ने, मास ने। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई सुनना ज़रूरी है
तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में बताइए इंडिया को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या बदलना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। चैप्टर 1, डेमोक्रेसी वर्सेस डिसिप्लिन। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है उसकी डेमोक्रेसी, लेकिन क्या यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन गई? इंडिया में हर इंसान को राय रखने की आज़ादी है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब हर पॉलिसी पर एंडलेस डिबेट्स, प्रोटेस्ट, कोर्ट केसेस और इलेक्शंस हो तो स्पीड का क्या? चाइना में डिसेंट की कोई गुंजाइश नहीं। जो गवर्नमेंट डिसाइड करे वही फाइनल होता है और पूरा देश उस दिशा में काम करता है। इंडिया में एक फ्लाईओवर बनने में 7 साल लगते हैं। चाइना में एक शहर खड़ा हो जाता है 3 साल में। क्या हमें डेमोक्रेसी छोड़ देनी चाहिए? नहीं। पर क्या डिसिप्लिन और एक्सिक्यूशन को डेमोक्रेटिक तरीके से बेहतर किया जा सकता है? ज़रूर। चैप्टर 2, माइंडसेट गैप, जुगाड़ वर्सेस प्रिसिजन। इंडिया में एक शब्द बहुत पॉपुलर है, जुगाड़। एक शॉर्टकट कल्चर जो टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करता है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन से दूर भागता है। चाइना ने परफेक्शन और प्रिसिजन की आदत डाली, हर प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। इंडियन यूथ को सिखाया गया मार्क्स लाओ, जॉब लो, बस। चाइनीज़ यूथ को सिखाया गया स्किल्स डेवलप करो, नेशन बिल्ड करो। इंडिया में लोग नौकरी ढूंढते हैं, चाइना में लोग फैक्ट्री बनाते हैं। इंडिया में एंटरप्रेन्योर बनने को रिस्क माना जाता है, चाइना में उसे ग्रोथ इंजन माना गया। चैप्टर 3, लीडरशिप का फ़र्क। इंडिया की लीडरशिप अक्सर पॉलिटिक्स में उलझी रही। इलेक्शन जीतने के लिए फ्रीबीज, कैस्ट पॉलिटिक्स और शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी। चाइना की लीडरशिप रूथलेस सही लेकिन फोकस्ड रही। डंग शाओपिंग ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फैसला लिया। उसके बाद 20 साल तक कोई सरकार नहीं बदली, पॉलिसीज में कंटिन्यूटी रही। इंडिया में एक सरकार कुछ बनाती है, अगली सरकार आते ही उसे रोक देती है। एग्जाम्पल, लैंड एक्विजिशन लॉ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, लेबर लॉ रिफॉर्म सालों से पेंडिंग रहे। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को झटका दिया। चैप्टर 4, ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप। चाइना में बिजनेसमैन को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, इंडिया में बिजनेसमैन को गवर्नमेंट पेपरवर्क में फंसा देती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस इंडिया में सिर्फ स्लोगन बना रह गया, चाइना में ये एक्चुअल पॉलिसी है। चाइना में एक कंपनी ओपन करने में 5 दिन लगते हैं, इंडिया में आज भी कई राज्यों में 30 दिन से ज़्यादा। इसीलिए चाइना बना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया बना आईटी सर्विस प्रोवाइडर। चैप्टर 5, एजुकेशन सिस्टम, रोड वर्सेस रिसर्च। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश एरा से चला आ रहा है, रोड लर्निंग, मार्क्स बेस्ड रैंकिंग एंड थियरी हैवी करिकुलम। चाइना ने अर्ली 2000 से फोकस किया टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और रिसर्च। रिजल्ट, आज चाइना में हर साल 6 मिलियन इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, इंडिया में उस संख्या का आधा। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रिसर्च में टॉप 100 में आने लगीं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ अब भी सिलेबस चेंज करने में डेकेड लगा देती हैं। चैप्टर 6, नेशनलिज्म वर्सेस पॉलिटिकल डिवाइड। चाइना ने नेशनलिज्म को आइडेंटिटी बना लिया, मेड इन चाइना पर गर्व करना सिखाया। इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन करना वहाँ कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया में नेशनलिज्म को भी पॉलिटिकल डिबेट बना दिया गया। बॉयकॉट चाइना ट्रेंडिंग रहता है, लेकिन आईफोन, शाओमी, ओप्पो सभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बने रहते हैं। चाइना ने नेशनल विजन बनाया, ग्लोबल पावर बनना है। इंडिया में नेशनल विजन को कास्ट, रिलीजन, रीजन में डिवाइड कर दिया गया। इंडिया और चाइना के बीच का गैप सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं है, ये एक सोच का अंतर है। डिसिप्लिन वर्सेस फ्रीडम, एक्सिक्यूशन वर्सेस इमोशन, विजन वर्सेस पॉलिटिक्स। इंडिया की डेमोक्रेसी पावरफुल है लेकिन बिना डिसिप्लिन के वो भी पावरलेस लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सिक्यूशन के फील्ड में चाइना ने क्या किया और इंडिया अब भी क्यों पिछड़ा है? येस टू ऑफ। अगर आपने अब तक वीडियो देखा है तो ये कमेंट ज़रूर करें। इंडिया को अब किस फील्ड में तुरंत काम शुरू करना चाहिए? और चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज़्यादा आई ओपनिंग होगा। जब आप किसी चीनी शहर में उतरते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही सामने दिखता है एक 6 लेन एक्सप्रेसवे, दूर दूर तक फैले स्काईस्क्रेपर्स, हाई स्पीड ट्रेन की सीटी और डिसिप्लिन से चलता हर नागरिक। और जब आप भारत में किसी गांव से शहर आते हैं तो टूटी सड़कों, जाम में फंसे ऑटो,
आधे अधूरे निर्माण और रेड टेप में उलझी डेवलपमेंट की एक थकी हुई तस्वीर मिलती है। यही है असली फर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन का। पॉलिसीज हर देश बनाता है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का हुनर चाइना ने हमसे बहुत पहले सीख लिया। लेज, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अब सिर्फ प्लानिंग नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें अब वक्त है एक्शन का। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला हिस्सा भारत के भविष्य की कुंजी होगा। चैप्टर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर इज पावर। और भारत ने इसे नजरअंदाज किया। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नेशनल प्रायोरिटी बनाया। हर प्रोविंस में फ्लाईओवर्स, बुलेट ट्रेन्स, स्मार्ट सिटीज, मेगा पोर्ट्स और सबसे अहम इंडस्ट्रियल जोन्स। इंडिया ने क्या किया? 70s 80s में फोकस था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर, जरूरी था, पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर निग्लेक्ट हुआ। सिटीज ऑर्गेनिकली बढ़ी बिना प्लानिंग, बिना ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिना ड्रेनेज सिस्टम। चाइना में एक सड़क की प्लानिंग नेशनल लेवल पर होती है। इंडिया में फ्लाईओवर भी स्टेट पॉलिटिक्स का मुद्दा बन जाता है। चैप्टर 2, मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कैसे बना चीन? 1980 के बाद चाइना ने एक बोल्ड फैसला लिया, हम दुनिया की फैक्ट्री बनेंगे। टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन्स, SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट फोकस्ड इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ा गया। एप्पल से लेकर सैमसंग तक हर बड़ी कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में लगाईं। क्यों? क्योंकि वहां काम टाइम पे होता है, बिजली रहती है, रोड्स रेडी होती हैं, लेबर पंक्चुअल होता है। इंडिया ने भी SEZ शुरू किए, लेकिन लैंड एक्विजिशन, पॉलिटिक्स और करप्शन ने एक्सिक्यूशन बिगाड़ दिया। रिजल्ट, चाइना बना एक्सपोर्टर, इंडिया बना इंपोर्टर। चैप्टर 3, logistics, speed, delivery in days versus delays. In decades, China ने logistics को modern tech से जोड़ा। High-speed rail freight, automated ports, smart warehousing. इंडिया में अब भी ट्रकर्स को 20 चेक पॉइंट्स पार करने होते हैं एक स्टेट से दूसरे में जाने के लिए। GST ने थोड़ी राहत दी, लेकिन एक्सिक्यूशन अब भी धीमा है। चाइना में ऑर्डर 2 सामान 3 दिन में पहुंचता है। इंडिया में पेपर वर्क, डिले, ट्रैफिक, करप्शन और फिर डिलीवरी। चैप्टर 4, अर्बन प्लानिंग, चाइना के शहर वर्सेस भारत की भीड़। चाइना ने अर्बन माइग्रेशन को फोर्सी किया और पहले से ही सिटीज एक्सपैंड करने लगे। नंजिंग, शेंजन, शांघाई पूरी प्लानिंग से खड़े किए गए मेगा सिटीज। इंडिया में सिटीज खुद बढ़ती रहीं बिना कंट्रोल के। स्लम्स फैलते गए, ट्रैफिक बढ़ता गया और शहरों में बेसिक सर्विसेज क्रैश होती रहीं। चाइना में मास्टर प्लान डेकेड्स का होता है। इंडिया में प्लान हर 5 साल में पलटता है। चैप्टर 5, एनर्जी, वाटर, टेक, एक्सिक्यूशन इन एवरी फील्ड। चाइना ने एनर्जी प्रोडक्शन को ऑटोमेट किया, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल दोनों सेक्टर्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। इंडिया अब भी बिजली कटौती और कोल शॉर्टेज से जूझता है। चाइना ने पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इंडिया अब भी इंटरस्टेट वाटर वॉर्स में उलझा है। चाइना के विलेजेस में भी इंटरनेट 5G स्पीड से चलता है। इंडिया में आज भी कई गांवों में नेटवर्क नहीं है। यही तो फर्क है विजन को एक्सिक्यूशन में बदलने का। चैप्टर 6, पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी, सरकार और उद्योगपति एक दिशा में। चाइना में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स एक ही लक्ष्य पर काम करते हैं, ग्लोबल डोमिनेशन। इंडिया में गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच ट्रस्ट गैप रहा है। कभी अंबानी को पूंजीपति कहकर विलन बनाया जाता है, कभी टाटा के प्रोजेक्ट पर पॉलिटिकल बैंड होता है। चाइना में जैक मा को हीरो बनाया गया जब तक वो गवर्नमेंट को चैलेंज न करें। इंडिया में बिजनेस हमेशा पॉलिटिक्स से डरता रहा। रिजल्ट, चाइना में एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोड हुआ। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर अब शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी फंडिंग, रेगुलेशंस और पॉलिटिक्स में अटका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सिक्यूशन, यही वो फील्ड हैं जहां इंडिया ने ज़रूरी कदम उठाने में देर कर दी और चाइना ने गेम बदल दिया। इंडिया के पास क्षमता थी, विजन भी था, लेकिन प्लान और ज़मीन के बीच की दूरी चाइना से ज़्यादा थी। पार्ट 4 में हम बात करेंगे, क्या इंडिया अब भी चाइना को हरा सकता है? क्या मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स और युवा शक्ति वो बदलाव ला सकते हैं जो 70 साल से मिस हो रहा था?
और आने वाले 10 साल भारत के लिए आखिरी मौका हैं या नई शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अब इंडिया को क्या सबसे पहले करना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब करें। पार्ट 4 में मिलते हैं, जहां बात होगी फ्यूचर की और आखिरी फैसले की। इंडिया और चाइना की ये रेस कोई इतिहास की किताब नहीं, ये जंग आज भी जारी है। और अब असली सवाल ये है, क्या भारत अब भी इस गेम को पलट सकता है? क्योंकि अगर 70 साल पीछे छूटना हमारी मजबूरी थी, तो अब आगे निकलना हमारी जिम्मेदारी है। 2024 का भारत वो नहीं है जो 1947 या 1991 में था। अब यहाँ डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स, स्पेस मिशंस और यंग पॉपुलेशन है। अब भी मौका है, लेकिन वक्त बहुत कम है। वंड, अगर आप भी मानते हैं कि यह भारत का फाइनल डेकेड है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट करें। अब समय है एक्शन का। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आंदोलन है। चैप्टर 1, मोदी एरा, बोल्ड विजन या बस मार्केटिंग। 2014 के बाद इंडिया में लीडरशिप को लेकर एक बड़ा बदलाव आया। नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस को सिर्फ पेपर से उठाकर ग्राउंड तक ले जाने की कोशिश की। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कई रिफॉर्म्स आए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रैंकिंग में सुधार आया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स रहे या जमीन पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? कुछ प्रोजेक्ट सफल हुए, जैसे यूपीआई, जैम ट्रिनिटी, आधार इंटीग्रेशन, पर कई अब भी पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन के दलदल में फंसे हैं। चैप्टर 2, यूपीआई वर्सेस एलपे, डिजिटल वॉर। आज इंडिया ने फिनटेक में दुनिया को हैरान कर दिया। यूपीआई ने छोटे दुकानदार को भी डिजिटल बना दिया। चाइना में ये रेवोल्यूशन 10 साल पहले एलीपे और वीचैट पे से शुरू हो गया था। लेकिन फ़र्क ये है, चाइना का सिस्टम सेंट्रलाइज्ड सर्वेलेंस पे आधारित है। इंडिया का सिस्टम इंक्लूसिव और ओपन प्लेटफॉर्म है। यानी इंडिया ने चाइना की तरह सर्वेलेंस नहीं, बल्कि ट्रस्ट बेस्ड इनोवेशन पर फोकस किया। यूपीआई सिर्फ पेमेंट का टूल नहीं, ये एक कल्चरल शिफ्ट है। और ये वो फील्ड है जिसमें इंडिया ने चाइना को आगे निकलने का मौका पाया है। चैप्टर 3, डेमोग्राफिक्स, इंडियाज बिगेस्ट एसेट और बर्डन। इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन वाला देश है। ओवर 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। लेकिन ये यूथ या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड। चाइना ने जब ग्रोथ की रफ्तार पकड़ी, तब वहाँ एजुकेटेड, स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड यूथ तैयार था। इंडिया के यूथ को एजुकेशन तो मिल रही है, पर क्वालिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स कितने? डिग्री है, पर स्किल कितनी? अगर इंडिया इस यूथ को सही डायरेक्शन दे दे, तो यही बनेंगे ग्लोबल टेक लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स। अगर नहीं, तो यही बनेंगे फ्रस्ट्रेटेड, मिसलेड और रिएक्शनरी क्राउड। चैप्टर 4, ग्लोबल पॉलिटिक्स, चाइना आइसोलेटेड, इंडिया सेलिब्रेटेड। आज की दुनिया चाइना से डरती है, लेकिन भरोसा इंडिया पर करती है। चाइना ट्रेड पार्टनर सबका है, लेकिन ट्रस्ट पार्टनर किसी का नहीं। इंडिया स्ट्रेटेजिक एलाई बन रहा है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का। ब्रिक्स, G20, क्वाड, हर जगह भारत की सीट बढ़ रही है। वर्ल्ड नीड्स अ डेमोक्रेटिक काउंटर टू अथॉरिटेरियन चाइना, और इंडिया उस जगह पर फिट बैठ सकता है। पर ट्रस्ट के साथ साथ पावर चाहिए, और वो तभी आएगी जब भारत इकोनॉमिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनेगा। चैप्टर 5, स्टार्टअप्स, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, उम्मीद की किरण। इंडिया अब केवल आईटी सर्विस नेशन नहीं रहा, अब यहाँ यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। बायजूस, ज़ेरोधा, ज़ोमैटो, ओला, पेटीएम, गुड और बैड पर ट्रेंड बदल गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 से चांद की साउथ पोल छू लिया, जो चाइना भी अब तक नहीं कर पाया। सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हो चुका है। माइक्रॉन जैसी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। चाइना इस फील्ड में डेकेड अहेड है, लेकिन इंडिया ने दौड़ में लेट एंट्री के बाद भी अब गियर बदल लिया है। चैप्टर 6, क्या इंडिया चाइना को हरा सकता है? आखिरी फैसला। अब सवाल ये नहीं कि इंडिया ने फेल क्यों किया, सवाल ये है क्या इंडिया अब सक्सीड कर सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों पर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद परफॉर्मेंस डिबेट जरूरी है।
लेकिन एक्सिक्यूशन उससे ज्यादा। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट ब्रिज डिग्री नहीं, स्किल चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट और बिजनेस को साथ चलना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं, एक्सिक्यूशन में एक्सप्रेस स्पीड। माइंडसेट चेंज जुगाड़ से सिस्टम, रिएक्शन से विजन। चाइना से लड़ाई सिर्फ टैंक या जीडीपी से नहीं जीती जाएगी, बल्कि एक संगठित सोच, मॉडर्न प्लानिंग और नए भारत से जीती जाएगी। फाइनल आउटरो, अवेक द नेशन। इंडिया हार गया था, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। 70 साल पीछे रहना हमारी हिस्ट्री है। अब 10 साल में आगे निकलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि ये बात हर यूथ, हर लीडर, हर नागरिक तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इंडिया 2035 में कौन बनेगा? और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाएंगे हर वो सच्चाई जो छुपाई गई, हर वो मौका जो बनाया जा सकता है। यह अनटोल्ड राइज है, और यह केवल शुरुआत है।